स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गर्व एजुकेट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ाया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और चैप्टर था पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक सबसे बड़ी संस्था, क्योंकि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि सबसे बड़ा नाम जो आने वाला है, सबसे बड़ी संस्था जो आप पढ़ने वाले वो होगी यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग तरह के बहुत सारे इन्होंने डिविजन्स कर रखे थे, यानी कि एक बहुत बड़ा अलग अलग काउंसिल्स बना रखी थी या अलग अलग कमिटीज बना रखी थी जो बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे कि कल्चरल काउंसिल थी, उसके अलावा एनवायरमेंट और इकोनॉमिक काउंसिल्स अलग अलग थी, उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल हुआ करती थी। तो ये अलग अलग काउंसिल जो थी अपना रोल प्ले करती है यूनाइटेड नेशंस में। तो उसी में मैंने आपको बताया था कुछ रिफॉर्म्स के बारे में कि भाई जैसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स बनते गए, नए देश डेवलप होते गए, ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, इंपेरियलिज्म खत्म हुआ, तो बहुत सारे नए जो देश थे ना वो दुनिया के हिस्से में, या आप कह सकते हो कि आप दुनिया में उनमें एनरोल होने लगे, यानी कि वो आने लगे। लेकिन ऐसे में अब बात होती है कि क्या यूनाइटेड नेशन वहां पे वही रोल निभा पाएगा जो वो जैसा बड़ी पावर्स के साथ निभा पा रहा था। तो उसके लिए चाहिए थे बदलाव, यानी कि अब जैसे जैसे देश डेवलप हुए उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप जो यूएन का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े से बदलाव कीजिए, यानी कि आपको हमारे हिसाब से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप करनी पड़ेगी। अब आप बड़े देशों के नाम पे इस संस्था को नहीं चला सकते। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि दो तरह के रिफॉर्म्स मैंने आपको बताए थे। एक रिफॉर्म्स थे स्ट्रक्चरल बेसिस पे। स्ट्रक्चरल बेसिस पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि जब एक बिल्डिंग के ढांचे में बदलाव कर रहे हैं, ढांचे का मतलब जैसे सपोज मान लो कोई बिल्डिंग बनाया, कोई घर बनाया, तो हम उसमें किचन यहाँ नहीं वहां होनी चाहिए, रूम्स वहां नहीं यहाँ होने चाहिए, वरांडा यहाँ नहीं वहां होना चाहिए। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चरल बदलाव कर रहे हो। तो यानी कि उसी संस्था के अंदर जो कुछ कमिटीज ऊपर नीचे करना, कुछ मेंबर्स चेंज करना, ये सारी चीजें जो कि स्ट्रक्चरल बदलाव हो गए। एक था आपका जुरिस्डिक्शनल, यानी कि जुरिस्डिक्शनल का मतलब था कि जब आप यूएन का जो इन्फ्लुएंस है कहां तक आता है, किन देशों तक यूएन का इन्फ्लुएंस है, किन मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है, ये होते हैं जुरिस्डिक्शनल बदलाव। यानी कि अब आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं आपका घर कैसा हो, लेकिन आप ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आपके पड़ोसी कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो ये आपका जुरिस्डिक्शन है, यानी कि अब आपका व्यवहार, यहाँ से आपका सोशल होना शुरू होता है या सोशल होना पता चलता है कि आपने घर तो बना लिया, अब आपका व्यवहार कैसा है उसके हिसाब से आपके पड़ोसी जो हैं वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो वैसे ही यूएन जो उसके स्ट्रक्चर में तो बदलाव कर दिए, लेकिन क्या उस स्ट्रक्चर से उसका जो जुरिस्डिक्शन है, यानी कि किस एरिया तक उसका इन्फ्लुएंस है, वो पता चलेगा, या फिर उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, ये हम अभी देखेंगे चैप्टर में। देन देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मैंने बेसिक आपको इंट्रो पहली वीडियो में दे दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डीप में जाकर के कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे क्या। बेसिकली 3 रेजोल्यूशन हुए, यानी कि आप कह सकते हैं 3 बदलाव भी गए उसको, या फिर आप उसको कंप्लेंट्स भी बोल सकते थे कि यूएन से रिलेटेड बड़े देशों को कुछ दिक्कतें थी, या बड़े देशों को तो नहीं कह सकते कि छोटे देशों को थे, क्योंकि बड़े देशों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया चल रही थी संस्था, उनके हिसाब से चल रहा था सारा काम। तो यहाँ पे 3 रेजोल्यूशन लिए गए। 3 रेजोल्यूशन का मतलब कुछ कंप्लेंट जो छोटे देशों ने रजिस्टर करी, या फिर उन्होंने बताया कि ये रिफॉर्म्स की जरूरत है यूएन को। तो उसमें था सबसे पहले एक तो यूएनएससी, यानी कि यूएनएससी जो थी ना वो जो भी पॉलिटिकल रियलिटी, एक मैं बता दूं आपको, यूएनएससी का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की। तो वो जो भी पॉलिटिकल रियलिटीज, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बड़े देशों से रिलेटेड ही चीजों को डिस्कस कर रही है, या फिर उन्हीं मैटर को वो लेके आ रही है जहां पे उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है बड़े देशों का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रोल था यूनाइटेड नेशन में। तो उन्हीं की पॉलिटिकल रियलिटीज को ये शो करते थे इंटरनेशनल फोरम पे। तो एक तो ये बड़ी दिक्कत थी। दूसरा था कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज थी ये या तो यूरोपीय देशों को या फिर यूएस को ही ज्यादा फेवर करते थे, यानी जो बड़े देशों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, जो यूरोपियन देशों का इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो उन्हीं के वेस्टर्न वैल्यूज को और इंटरेस्ट को पूरी दुनिया में एडवर्टाइज करते थे। तो ये एक बड़ा इशू था। थर्ड इशू ये था कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मैंने आपको बताया था यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अभी मैं लास्ट में आपको यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर थे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे। तो यहीं पे आपका बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर है वो तो परमानेंट ही है, उनके पास वीटो पावर भी है, ये वीटो पावर इनको मिल भी जाता है। लेकिन 10 नॉन परमानेंट मेंबर ये 2-2 साल में चेंज हो जाते हैं, यानी कि कंटिन्यू बने नहीं रह सकते 2 साल बाद। तो इस वजह से इनको ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, आपको मिल तो रहा है लेकिन इन 5 देशों को ये बराबर गद्दी हमेशा मिली हुई है, यानी कि इनको ये पोजीशन पोस्ट मिली हुई है, लेकिन ये 10 नॉन परमानेंट देश इससे बाहर है। तो ऐसे में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो 1 जनवरी 1997 को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉफी आनंद नाम का एक व्यक्ति, जिसको आप कह सकते हो कि यूएन का चेयरमैन बनाया गया, और उसने ये इनिशिएट किया कि 1 जनवरी 97 के बाद इतनी सारी चीजें जो कंप्लेन उनको मिली थी या जो रिफॉर्म्स के आइडिया उनको मिले थे, उस पर कॉफी आनंद ने बोला कि अब एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी, किस तरह से यूएन में बदलाव किए जाएंगे आगे, उसके लिए एक इंक्वायरी या एक कमेटी बिठाई गई। जैसे कि इतने काउंसिल इतनी कमेटी इसके अंदर ही थी, तो एक हेड कमेटी बिठा दी गई कि यूएन में क्या बदलाव करने चाहिए, आप ही सजेस्ट करो। तो ऐसे में कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया गया। देखिए,
परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर डिसाइड करना तो मुश्किल ही है ना, इतने सारे देश हैं। अब तो खैर 200 से ज्यादा देश इसका हिस्सा है, तो इतने सारे देशों में कैसे डिसाइड होगा कि कौन, मतलब आप किसको ये सीट दे सकते हो, किसको ये अधिकार देने चाहिए कि वो दुनिया के लिए बाकी फैसले लेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि कुछ क्राइटेरिया रखा जाए, जैसे कि कुछ क्राइटेरिया में जैसे फिक्स ही क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पावर देखी जाती है, आपकी मिलिट्री देखी जाती है, आपकी पीपल पावर देखी जाती है, इसमें पॉपुलेशन हो गया, उसके अलावा आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स हो गई। ये सारे अधिकार अगर आप दे रहे हो अपने क्षेत्र में लोगों को, या ये पावर्स आपके पास हैं, तो ऑटोमेटिक आप एक पावरफुल नेशन हो। तो आपको इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अगर आप चल रहे हो तो आप इन जगहों पे यानी कि यूनाइटेड नेशन में एक अच्छी पोस्ट ले सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर आप याद रखो तो मेजर इकोनॉमिक पावर यानी कि क्या इकोनॉमी आ गई, मिलिट्री पावर यानी कि आपके यहाँ मिलिट्री आ गई, उसके अलावा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू बजट, यानी कि ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूएन में जो फंड होता है, जो डोनेशन तो कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो जो यूएन के बजट में कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारे देशों में से जो ज्यादा देते हैं यानी कि सब्सटेंशियल लगातार वो कंट्रीब्यूट करता हो, यूएन की जो भी समिट्स होती हैं, यूएन की जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनको लगातार वो अटेंड करता हो। तो ऐसे में ये अगर आप फैक्टर कंप्लीट करते हो तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो। बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए, बिग पॉपुलेशन तो जैसे कि भारत जैसा देश है, चाइना जैसा देश है। हालांकि एक सवाल भी आएगा कि भारत के पास ये सीट क्यों नहीं है अभी तक, उसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा वीडियो के। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट, एक बड़ा मार्केट है वो पूरी दुनिया के लिए, तो वो भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि वो यूएन में अच्छी पोस्ट डिजर्व करता है। देन अगर वो उसकी यहाँ पे डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स, ये वैसे पूरी दुनिया में डंका बजाया जाता है कि ये काम यूएस ही करता है सिर्फ, यानी कि यूएस एक लौता ऐसा देश है जो डेमोक्रेसी भी और ह्यूमन राइट्स भी अपने यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो ऐसे में उसने एक क्राइटेरिया रखा कि ऐसा कोई देश जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स दोनों चीजें मेंटेन करता है अपने देश में, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार जो अगर आप रखते हो, आपके यहाँ लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके, उनको सारे अधिकार आप दे रहे हो, तो ऐसे में आप एक फुलफिल्ड नेशन है, यानी कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा भर सकते हो, यानी कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हो कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिले यूएन के अंदर। देन और भी काउंसिल को थोड़ा सा वेराइटियल बनाने के लिए और रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए ऐसे देशों को भी इसका हिस्सा बनाया गया जो ज्योग्राफिकली थोड़े आइडियलिस्टिक या फिर ज्योग्राफिकली थोड़े ऐसी जगह पे हैं जो यूनिक है। उसके अलावा इकोनॉमी के हिसाब से या फिर कल्चरली भी यहाँ पे एक मतलब कह सकते हो कि मतलब एक वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज को जोड़ा गया, जिसमें जहाँ पे कल्चरली भी उनको बहुत सारी चीजें मिल जाए। तो एक मतलब पूरी तरह से एक कंप्लीट देश ढूंढ रहे थे जिसमें ये सारी क्वालिटीज मिल जाए, तो वो यूएन में अच्छा मतलब आप कह सकते हो कि उसको पोस्ट दी जाए। तो ये एक एलिजिबिलिटी बने, जैसे कि आप एक एग्जाम फॉर्म भरने जाते हो गवर्नमेंट की, तो उनकी एक एलिजिबिलिटी भी आप एमबीए होना चाहिए पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी एग्जाम के लिए सीए क्लियर होना चाहिए, किसी एग्जाम के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी है जो आपको फुलफिल करनी टू गिव दैट एग्जाम। लेकिन आप यहाँ पे भी यूएन में एक सीट पाने के लिए आपको, ये यूएन में आपको इन्वॉल्व होने के लिए ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम क्या थी, देखिए अगर प्रॉब्लम की बात करें तो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो यहाँ पे दिक्कत थी, ये एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जो छोटे देश थे उनको ये थोड़ा सा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। नॉन परमानेंट मेंबर्स का केस तो ये था कि 2 साल बाद बदल ही जाते थे, लेकिन ये 5 परमानेंट मेंबर जो थे ना, ये अपने मन की चलाते थे। तो ऐसे में क्या था, इन लोगों ने ये बोला कि भाई आप ऐसा कुछ रिफॉर्म करो कि इनके पास या तो वीटो पावर खत्म करो, यानी कि 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो है इनको या तो वीटो पावर हटा दो, या फिर अगर आप वीटो पावर नहीं हटाओ तो हमें इनके नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये इसमें परमानेंट मेंबर्स की सीट बढ़ा दो, यानी कि सिर्फ 5 नहीं होनी चाहिए, 5 से ज्यादा करो ताकि हमारा भी रोल बढ़े, या फिर इनको वीटो पावर से हटा दो। कुछ तो ऐसा करो कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन बराबर फील हो। ये तो 5 हर समय ये तो परमानेंट ही है, लेकिन हम तो हर 2 साल में बदल जाते हैं। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन फील करने के लिए इन लोगों ने सवाल खड़े करे। अब लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत थी, देखिए अगर आप ये रिफॉर्म्स ले आते हैं, रिफॉर्म्स ले आने का मतलब अगर ये बदलाव हो जाता है या वीटो कैंसिल कर देते तो उससे कुछ 2-3 फैक्टर है। एक तो क्या होता कि जो बड़े देश है ना वो इससे अपना इंटरेस्ट लूज कर देते, यानी कि वो मतलब ही नहीं रहता उनको कि आप कुछ भी करो, यूएन में कोई बदलाव करो, हमारे को लेना देना नहीं है। तो जो बड़े देश है अगर उनको ये पावर छीन ली जाएगी तो इंटरेस्ट लूज कर देंगे। उसके अलावा ये संस्था जो ये अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल होने का रीजन क्योंकि इन बड़े देशों के बड़े कंट्रीब्यूशन होने की वजह से ही ये संस्था अभी तक रन हो पा रही है, यानी कि ये चला पा रहे हैं, ये संस्था मेंटेन कर पा रहे हैं। उसका बड़ा रीजन है कि ये बड़े देश इसमें बड़ा फंड देते हैं। लेकिन ये अगर इंटरेस्ट लूज कर देंगे तो फंड देना बंद कर देंगे, तो ऐसी कोई संस्था चल ही नहीं पाएगी पूरी दुनिया में। उसके अलावा एक रीजन और है कि अगर ये अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये इंटरेस्ट लूज कर देंगे, तो ये वो सब कुछ करेंगे जो ये करना चाहते हैं। अभी क्या होता है कि अगर जैसे मान लो अमेरिका कुछ करे या रशिया कुछ करे, तो ग्लोबल प्रेशर बनाने के लिए एक संस्था है यूनाइटेड नेशन नाम की। कोई 1 देश 2 देश 4 देश मिलकर इकट्ठा होंगे, बनाएंगे, जब तक तो लंका ही लुट जाएगी। यानी कि अगर किसी देश पे हमला करे रशिया या अमेरिका,
तो ये जब तक ये देश गुट बनाएंगे, अलायंस बनाएंगे उसके खिलाफ, तब तक तो वहां पे खेल ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन एक संस्था है जहां पे जाकर के तुरंत ये वॉइस रेज की जा सकती है कि हाँ ये देश गलत कर रहा है, इसके खिलाफ सैंक्शन लगाओ, ट्रेड सैंक्शन लगाओ, व्हाटएवर जो भी आप करो, एक्शन लो। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि तीसरे केस में ये फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री फ्रॉम ग्लोबल प्रेशर। आप बोल सकते हो कि ये ग्लोबल प्रेशर इन पे बिल्कुल नहीं रहेगा किसी भी तरह का, क्योंकि कोई संस्था ही नहीं है तो कोई ग्लोबल प्रेशर ही नहीं है बोलने वाले कोई। अभी आज अगर यूएन बोलता है, यूएन नहीं बोल रहा है। यूएन अगर जैसे सपोज आप बात करें तो लीडरशिप में अगर आप मोदी जी कुछ बोलते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन पूरे भारत का 140 150 करोड़ जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे यूएन वहां पे अकेला प्रेशर नहीं बनाता किसी कंट्री पे। अगर वो किसी देश पे कोई सैंक्शन लगा रहा है तो वो 200 से ज्यादा देश जो इसका हिस्सा है वो उस पर सैंक्शन लगा रहे हैं, वो उस पर मतलब आप कह सकते हो कि अपना एग्रीमेंट जता रहे हैं। तो ऐसे में ये अगर संस्था नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट लूज कर देंगे, पैसा नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, तो ये संस्था खत्म हो जाएगी। और अगर ये इंटरेस्ट लूज करते हैं तो ये ग्लोबल प्रेशर जो होगा ये इन देशों पे नहीं बन पाएगा। देन अब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुरिस्डिक्शनली यानी कि अपने एरिया में कितना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको आप बोलते हो कि कितने एरिया में यूएन की चलनी चाहिए, वो वाले बदलाव किस तरह से किए गए और वो क्यों जरूरी थे। जुरिस्डिक्शन में क्या था कि यूएन जो था उसने स्ट्रक्चरल बदलाव तो बहुत कर लिए, लेकिन अब यूएन के एरिया में कितना मतलब आप कह सकते हैं कि देश जो है वो उसका कंट्रोल मानते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम देश जो है वो आपकी बात माने, तो आपको जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या यूएन ने देखा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग। सबसे पहले जो सबसे मेजर इशू था शांति का, हर देश जो है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से युद्ध में उतरना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ जो शांति वाला फैक्टर था कि किस तरह से आप पीस बिल्डिंग एक कमीशन बनाओ ताकि पूरी दुनिया में एक शांति तो एटलीस्ट मेंटेन हो, यहाँ पे एक स्टेबल तो हो सिचुएशन। तो ऐसे में एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई गई कि किस तरह से आप बाकी देशों के साथ मिलकर कॉपरेट करके एक पीस वाला माहौल स्टैब्लिश कीजिए, यानी कि एक शांति भरा माहौल स्टैब्लिश कीजिए पहले, ताकि सारे देश जो है वो आप पे ट्रस्ट कर पाए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम देशों को, अगर आप सबसे ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस चाहते हो तो मैक्सिमम आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यानी कि आप उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करोगे, जब भी तो वो आपकी बात मानेंगे, आप पे ट्रस्ट किस बेस पे करेंगे। तो ऐसे में यूएन की भी यही कोशिश थी कि सबसे पहले पीस बिल्डिंग पे काम किया जाए। अगर हमने बाकी देशों की सबसे मेजर प्रॉब्लम में शांत कर दिया, यानी कि युद्ध में उतरने वाली या जो उनके यहाँ पे अनस्टेबिलिटी उसको अगर हमने खत्म कर दिया, तो उनका हम पे ट्रस्ट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक हमारा हिस्सा बनेगी। तो ऐसे में पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएगी और कम्युनिटी बनाएगी। जैसे कि कई देशों में ऐसा होता है कि वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तो यानी कि वहां पे नेशनल गवर्नमेंट फेल हो गई तो क्राइम आम मच जाता है, पब्लिक अपनी चलाने लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह की या फिर कोई दूसरी ताकतें आकर के वहां पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट केस में देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान वाला जो केस हुआ था। तो इस तरह से एरिस्टोक्रेसी से बचाने के लिए भी यहाँ पे कम्युनिटी बनाई गई यूएन के अंदर ही, ताकि वो इन देशों को प्रोटेक्ट कर पाए इस तरह के केसेस से। हालांकि यहाँ यूएन अभी कुछ भी नहीं कर पाया। देन अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो ये भी एक बड़ा इशू था कि वहां के लोग जो हैं वो भी संस्था पर विश्वास करें, उतना ही जरूरी है। जैसे कि सपोज आपका बाहर बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन क्या आपके घर वाले भी उस व्यक्ति को उतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर हमारे घर का कोई मेंबर उसके साथ बैठ रहा है तो वो क्या उस लायक है कि उसके साथ बैठा जाए। तो यही बहुत जरूरी है कि अगर मान लो किसी देश का कोई बड़ा लीडर तो सपोर्ट कर रहा है, यूएन का हिस्सा बना हुआ है, उसने अपने देश को यूएन का पार्टनर बना रखा है, मेंबर बना रखा है, लेकिन क्या उस देश के लोग भी वहां पे उसको ट्रस्ट करते हैं उस लेवल पे। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उन देश के लोगों की जो बेसिक समस्या थी ह्यूमन राइट्स वाली, कि उनके देश की जो ताकतें हैं उनसे भी उनको बचाने के लिए, नेगेटिव ताकतों से बचाने के लिए भी यूएन खड़ा है उनके साथ में। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाए कि मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूएन जो है प्रतिबद्ध है। देन अगर अचीवमेंट की बात करें तो मिलेनियम डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे सोशली, कल्चरली या फिर इकोनॉमिकली हर तरह से लोग सेटिस्फाई हों, इस तरह के डेवलपमेंट अचीव करने के गोल्स रखे गए। ये गोल था, ये एक्चुअली इन्होंने अचीव नहीं कर लिया था, इसको यहाँ पे क्लियर कर लेना। अब ये गोल था एक टारगेट अचीव करना कि हर देश जो यूएन का हिस्सा बने, सिर्फ डेवलप्ड नहीं, जो डेवलपमेंट फेज में है, जो डेवलपिंग फेज में है, जो अंडर डेवलप्ड है, वो इस डेवलपमेंट तक पहुंच पाए यूएन के माध्यम से। देन क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंड, यानी कि ये एक फंड क्रिएट किया गया कि सारी दुनिया से डेमोक्रेसी के नाम पे एक फंड लिया जाता था कि जिन देशों में अनस्टेबिलिटी है उनको ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को जो है वो वापस स्टैब्लिश कर पाए, वापस लेके आ पाए। तो ये डेमोक्रेटिक फंड जो था यहाँ पे ये भी क्रिएट किया गया था, ये बहुत जरूरी था। डेमोक्रेटिक फंड जो यूएन द्वारा क्रिएट किया, कोई एक देश इसका संस्थापक या इसका आप कह सकते हो कि ठेकेदार नहीं बना, यूएन एक पूरी संस्था कई देशों को मिला करके उसने कहा कि हम डेमोक्रेसी के लिए फंड इकट्ठा करेंगे, जहां जिस देश में डेमोक्रेसी को लेकर के अनस्टेबिलिटी है वहां इस फंड को हम यूज करेंगे। देन
टेररिज्म को लेकर के थोड़ा सा एंटी मूड में रहता है हमेशा यूएन, यानी कि टेरर एक्टिविटीज पर बैन लगाने के लिए, टेरर एक्टिविटीज में टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए भी यूएन जाना जाता है। तो ऐसे में टेररिज्म को खत्म करने में भी यूएन का बड़ा रोल होगा। इस तरह के ज्यूरिसडिक्शनल एरिया फिक्स किए गए कि टेररिज्म पे भी यूएन अपना एक्शन ले सकता है। देन अगर एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे एग्रीमेंट ये हुआ था कि एक जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, जब 94 के बाद सिचुएशन देखी गई कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की जरूरत नहीं। एक्चुअली मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था ट्रस्टीशिप काउंसिल वो काउंसिल बनाई गई थी जिसमें उस काउंसिल की जिम्मेदारी थी कि कोई भी देश जो वो इंपीरियलिस्टिक पावर्स के अंदर ना हो, यानी कि अब कोई भी देश किसी की कॉलोनी ना हो, जैसे कि ब्रिटिश की कॉलोनी रहा इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो इस तरह के कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंडर ना रहे, यानी कि उसको उसके साथ काम करने के लिए बाध्य ना होना पड़े, मजबूर ना होना पड़े। तो ऐसे में उस चीज को रिमूव करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई थी। लेकिन 94 के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी देश अब ऐसा गुलाम नहीं रहा किसी का, ठीक है, कोई ऐसा स्लेव नहीं रहा, तो उस समिति की, उस काउंसिल की उस समय जरूरत नहीं थी, तो उसको वाइंड अप करने के लिए भी यहाँ पे एक बदलाव किए गए थे, यानी कि रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था कि बाकी देशों द्वारा कि आप इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को आप हटा दीजिए। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चैप्टर का, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये नाम आ गया यहाँ पे इंडिया का। इंडिया जो था यूएन के इन बदलावों के साथ कितना सेटिस्फाई था, ये बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया अगर यूएन की बदलाव के साथ, तो यूएन के एजेंडा के साथ इंडिया हमेशा ही चला, इंडिया ने कोई ज्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं जताया। लेकिन ये जो सेंट्रल एजेंडा था ना, यानी कि इंडिया जो था वो उसके जो इन्फ्लुएंस था बड़े देशों के साथ मिलकर जो वो मतलब रच रहा था, स्थिति बना रहा था, वो उन सिचुएशंस के साथ इंडिया सपोर्ट नहीं करता था। इंडिया का जो था वो था कि हम यूएन के जो एजेंडा है वो अच्छे लगे हमें, कि मिलेनियम डेवलपमेंट करना है, टेररिज्म खत्म करना है, ये एजेंडा पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम यूएन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यूएन के साथ डेवलपमेंट अगर गोल है और ये सारी चीज अगर यूएन सच में करता है, तो इंडिया यूएन का हिस्सा बनेगा और इन बदलावों को एक्सेप्ट करेगा, इन रिफॉर्म्स को इंडिया खुशी खुशी एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन अगर यूएन सेंट्रल टू यूएन एजेंडा ही रहे तो ये बड़े देशों के लिए काम करना बंद कर दे और जो एजेंडा इन्होंने सेट किया उसी पे काम करे तो बात है। देन नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीट थी ना वो 15 कर दी गई 1965 में, पहले 10 थी, उससे बढ़ा करके इनको 15 कर दिया गया था। लेकिन इसमें परमानेंट मेंबर्स को नहीं चेंज किया, वो 5 के 5 ही रहे, आज तक भी 5 ही है और उनके पास वो वीटो पावर भी वैसी की वैसी रही। मेन तो डिस्कशन मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन यही था कि भाई ये 15 मेंबर कर दिए उससे कोई फर्क पड़ा, सारे देश तो इसमें भी कवर नहीं हुए ना। लेकिन ये जो परमानेंट मेंबर जो 5 जनों को आपने सारी पावर कंसंट्रेट कर रखी है इनके पास में, इस पावर को हिलाओ, थोड़ा सा इसको डिसबैलेंस करो ताकि ये 15 देश या फिर जो और भी देश इसके साथ जुड़े वो सेफ फील करे। लेकिन 1965 में बदलाव करने के बाद इंडिया थोड़ा सा डिसएग्री था क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट दोनों ही सीटों को बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया डिसएग्री था यूएन के डिसीजन के साथ में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको भी लास्ट बताया था कि क्या एलिजिबिलिटी है कि आप यूएन के यहाँ एक अच्छी सीट होल्ड करो, यूएन संस्था के अंदर, यूएन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप एक अच्छी सीट आपको मिले, परमानेंट मेंबर की सीट मिले या फिर आप पावरफुल सीट डिजर्व करते हो, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इंडिया क्या वो फुलफिल करता है? अगर बात करें तो अब तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, लेकिन अभी की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और ऑलमोस्ट 1/5 पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ही है। यानी कि अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को 5 पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा इंडिया में ही है लोगों का। देन सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। एक डिफरेंस क्लियर रखना, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अगर एमसीक्यू में पूछते हैं तो वो आता है आपका अमेरिका, यूएस, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 1750 से 1800 के दौर में वो डेमोक्रेसी की फेज में चल रहे थे जब हमारी आजादी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान ही नहीं था, तो वो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट दुनिया की डेमोक्रेसी है अगर बात करें तो वो इंडिया है। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड रहता है दिमाग में, तो ये फैक्ट क्लियर रखना। उसके अलावा हमेशा यूएन की जो भी फॉरम्स पे मीटिंग्स हुई है, यूएन के जो भी इनिशिएटिव्स हुए, यूएन के जो भी प्रोग्राम्स हुए, उसमें इंडिया हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। तो यानी कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट वाला जो गोल अगर यूएन रखता है तो इंडिया हमेशा इसको समर्थन करने के लिए तैयार ही रहता है। तो ऐसे में इंडिया ने हर जगह पार्टिसिपेट किया, तो ये एक बड़ी बात है। देन एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी इंडिया रहा है, यानी कि जो फंड में बड़ा हिस्सा जो बाकी देश देते हैं, अब उसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है यूएन को। एक और इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होता है पीस कीपिंग फोर्स होती है। पीस कीपिंग फोर्स क्या करती है कि यहाँ पर जब भी किसी देश में ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो यूएन की अपनी एक आर्मी है जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। वो जाके सिर्फ किसी पक्ष में नहीं लड़ती, वो सिर्फ इसलिए लड़ती है कि उस वॉर को किसी तरह से खत्म किया जाए, वहां शांति स्टैब्लिश की जाए। तो एक पीस कीपिंग फोर्स होती है जिसमें इंडिया की फोर्स भी जो है वो इंक्लूड है, यानी कि इंडिया ने भी अपनी एक टुकड़ी इस तरह से यूएन को दे रखी है कि वो पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें हैं कि इंडिया क्यों इन रीजन से एक परमानेंट सीट डिजर्व करता है।
हालांकि इंडिया को ये मौका मिला था, लेकिन इसने मौका चाइना को सरका दिया, जिसके बाद में इंडिया ने रिग्रेट भी किया बहुत ज्यादा कि बड़ा भाई मानने का नतीजा ये निकला कि बड़े भाई ने पीठ में चूरा घोंप दिया, यानी कि वो आपको वॉर याद ही होगी 1961-62 की। तो ऐसे में इंडिया जो था वो अब अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इंडिया काफी डेवलप भी हो चुका है, अगर उस वे में बात करें तो इस दावेदारी को अब थोड़ा सा सही भी ठहराया जा सकता है। उस समय तो हम डेवलपिंग फेज में ही थे, या आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड ही थे कई सिचुएशंस में। तो ये सारा क्राइटेरिया फिक्स कर दिया मैंने आपके लिए, जो स्ट्रक्चरल और जुरिस्डिक्शनल आप कह सकते हैं रिफॉर्म्स हुए, बदलाव हुए, ये दोनों कैटेगरी कंप्लीट हो गई। और उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि इंडिया और यूएन जो थे, यानी कि जो यूएन ने बदलाव किए, उसके साथ इंडिया का क्या पक्ष था, यानी कि इंडिया किस तरफ था। तो ये अब एक टॉपिक बचता है और वो है आपका कि जो यूएन है, माफ करना, यूनाइटेड नेशन जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड में किस तरह से एक्ट करता है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में रशिया क्योंकि खत्म हो गया 91 के बाद में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का क्या रोल होता है। सिर्फ यूएसए के साथ चलना है उसको एज ए सुपर पावर, तो यूनाइटेड नेशन यहाँ कैसे एक्ट करेगा मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 91 के बाद में जब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, आफ्टर 91, यानी कि 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर 1991 क्या हुआ, यहाँ पे यूएसएसआर टूटा। अब पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्शन था कि यूएसएसआर जो है ना ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है किसका, यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। अब अगर पूरी दुनिया में, मैंने आपको बताया जब एक चैप्टर पढ़ाया था बायपोलरिटी, मैंने आपको बोला था दो पोल्स थे, यानी कि यूएसए के सामने अगर पूरी दुनिया में कोई टिक सकता था तो वो यूएसएसआर ही था। तो ऐसे में जब 91 के बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स की वजह से या यूरोपीय देशों की वजह से या फिर कुछ आप ग्लोबल इश्यूज की वजह से यूएसएसआर के जो टुकड़े हुए यहाँ पे, और इतने टुकड़े हुए कि अब वो बच गया सिर्फ रशिया और 15 देश अलग हो गए और वो अमेरिका की तरफ थे। तो ऐसे में अमेरिका को एक बड़ा सपोर्ट था, साथ ही साथ रशिया उस समय उस स्थिति में नहीं था कि वो अमेरिका के सामने टिक पाए। तो ऐसे में पूरी दुनिया में एक अलोन सुपर पावर एक टर्म थी, यानी कि सिंगल सुपर पावर एक टर्म, जिसमें 91 के बाद शुरुआत हुई अमेरिका जैसे देश की, जिसको बोला गया सोल सुपर पावर। सोल सुपर पावर आपको एक वर्ड समझ में आएगा या सुनने भी मिलेगा चैप्टर में, सोल सुपर पावर, ये अमेरिका के लिए बोला गया था वर्ड कि ये सोल सुपर पावर है, यानी कि सोलो, जैसे आप ना सोलो डांस, सिंगल डांस वाला सोल सुपर पावर यहाँ पे अमेरिका को इस चैप्टर में बोला गया है। देन अगर यहाँ पे बात करें तो यूनिपोलर वर्ल्ड होने की वजह से, यानी कि यूएसएसआर के टूटने की वजह से यूएस डोमिनेंस बहुत बढ़ गया पूरी दुनिया में। ग्लोबल इंटरफेरेंस नाम से एक ही दुनिया का सबसे बड़ा देश था, वो था अमेरिका। यानी कि अगर कहीं भी कुछ भी होगा तो पंचायत अमेरिका को जरूर होगी, यानी कि इसको इंटरफेयर जरूर करना है। तो ऐसे में यूएस डोमिनेंस पूरी दुनिया में दिखने लग गया, सुपर पावर ये अकेला रह गया 91 के बाद। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर में बताता हूँ, सबसे कॉमिक वाला जो पार्ट है ना वो ये आएगा कि आपने एक संस्था बनाई, ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं रह रहे हो, सपोज आपको मकान की जरूरत है और आपने मकान मालिक को बोला कि भाई ठीक है मैं कुछ टाइम के लिए संस्था बना रहा हूँ, या सपोज अगर आप बात करें तो यहाँ के एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं सीधा सीधा, तो यूएन जो है ना ये खुद फिजिकली इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ऐसे में अगर आप किसी मकान में रह रहे हो तो मकान मालिक से बैर ले सकते हो, यानी कि उससे दुश्मनी करोगे क्या। तो ऐसे में यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि जब आप फिजिकली जहाँ रह रहे हो उसी को कैसे बोलोगे, अगर उसने निकाल बाहर कर दिया तो दुनिया में कहाँ बनाओगे अपना फॉरम, यानी कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़ी संस्थाओं को, इतनी व्यवस्था को कहाँ लेके जाओगे। तो ऐसे में मकान मालिक से दुश्मनी करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर भी है यूएन। उसके अलावा यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो खुद न्यूयॉर्क यूएसए, यानी कि फिजिकली ये खुद न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए है। तो और सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होने का मतलब एक बहुत बड़ा फंड, यानी कि आप मान के चलिए कि यूएन का जो टोटल फंड है उसका एक अगर एवरेज डेटा की बात करूं तो 25 से 35% अब ये हुआ है, पहले तो बहुत ज्यादा था, ऑलमोस्ट 50%, 40%। तो 25% से 30-35% जो फंड है वो यूएस की तरफ से रेज किया जाता है यूनाइटेड नेशन में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये इसका इन्फ्लुएंस, मतलब आपको जो इन्फ्लुएंस है वो भी यूएन में देखने मिलेगा कि भाई जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है तो वो तो अपनी चलाएगा इसी। तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। और फिर यूएन नेशनल की बात करें तो क्योंकि देखिए अगर कोई कंपनी, आज सपोज मैं जिस रीजन में रह रहा हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, तो अगर कोई कंपनी राजस्थान के अंदर है तो मैक्सिमम आपको उसके जो एम्प्लॉय होंगे वो राजस्थान वाले ही मिलेंगे, यही राजस्थान के लोग उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शामिल आपको दिखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे जब यूएन नेशनल्स जो है उस मैक्सिमम वहां की ब्यूरोक्रेसी जो है यूनाइटेड नेशंस का जो आप वर्किंग कह सकते हो, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग मेंबर जो है वो यूएन नेशनल से ही है, यानी कि यूएन सिटीजन ही है, माफ करना यूएस सिटीजन ही है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट जो है वो यूएस के हैं, यानी कि यूएस के ही सबसे ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं, सबसे ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहां पे काम करते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि होल्ड रहेगा इसे, उसका संस्था के अंदर भी उसका होल्ड है,
चाहे वो अपर लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे। देन अगर बात करें तो यूएस के पास ही, हालांकि 4 और देशों के पास है, इंक्लूडिंग अगर यूएस को भी आप काउंट करते हो तो 5 देशों के पास टोटल वीटो पावर है, लेकिन वो एक पावर यूएस के पास भी है। इतने सारे फैक्टर्स के बाद एक चीज और है, वीटो पावर, तो ये भी इसको एक स्पेशल बना देता है कि यूएन इसके खिलाफ नहीं जा सकता। देन यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये मानना है कि इन 5 मेंबर्स को, जिन 5 मेंबर्स को इन्होंने परमानेंट सीट दी ना, जो मुझे लगता है बिल्कुल ये गलत सोच है। इन 5 मेंबर्स में से अगर कोई भी अलग होता है, ये पावरफुल नेशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी अलग होता है तो पूरी दुनिया में यूएन कुछ भी खिलाफ कर सकता है, यानी कि यूएन के खिलाफ जा सकता है। अगर ये 5 मिलके टोटल अगर यूएन को ये बॉयकॉट कर देते हैं कि हम यूएन को नहीं मानते, ऐसी कोई संस्था ही नहीं, तो एक तो यूएन जो है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या फिर खत्म ही हो जाएगा, इसका तो अस्तित्व ही खत्म है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है यूएन का उनके बिना। तो ये 5 देश जो है अपनी मनमर्जी करेंगे, तो यही रीजन है कि इस डर से यूएन इनको झेल रहा है। 5 परमानेंट मेंबर बना के इनको पावर दी हुई है, और एक रीजन भी है झेलने का कि मैंने आपको बताई थी रीजन क्या है। तो ऐसे में यूएनएससी जो है ना यहाँ पे मैटर ऑफ चॉइस बन चुका है, रेदर देन कि ये कोई ग्लोबल इंटरेस्ट वहां पे रिफ्लेक्ट करे या ग्लोबल फोरम पे कोई चीजें रिप्रेजेंट करे। सो यूएनएससी जो है ना ये मैटर मतलब पर्सनल मेरे घर का वो हो सकता है कि मेरे को फील्ड मिल गया, मेरे घर का काम है, तो मैं चाहूँ जैसे चलाऊंगा, मेरी मर्जी चलेगी, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे यूएनएससी में हो रही है। जबकि यूएनएससी एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल संस्था या इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि ग्लोबली पूरे सबके फेवर में काम करे, ना कि सिर्फ यूएसए के। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं, बुक से कुछ भी नहीं बचा है पढ़ने जैसा। स्टिल आप चाहें तो एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। हाँ, भले लेट हो जाऊं थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलूंगा। चैप्टर कौन सा होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस बना के मुझे सारे चैप्टर्स आपको कराने। मैं चाहता हूँ कि सारे फैक्ट्स आपको लाइन से ही समझ आए, ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई इंडियन पॉलिटिक्स का मैं चैप्टर डाल दूं तो उससे ये जो आपका फ्लो बना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ही टूट जाए। जहां ये एंड होगा वहां हम उस बुक से भी एक चैप्टर जरूर करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी मिलूंगा आपसे। थैंक यू सो मच।